बलात्संग। बलात्संग क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, क्या एक महिला बलात्संग के अपराध के लिए उत्तरदायी हो सकती है, क्या महिला सामान्य आशय गठित करके बलात्संग में सहयोग कर सकती है, क्या सहयोग करके वो बलात्संग करा सकती है और उसके लिए उत्तरदायी हो सकती है, बलात्संग क्या एक पुरुष के द्वारा ही किया जा सकता है या किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, ये किस प्रकार किया जा सकता है, तथा क्या विवाह के झूठे वादे के आधार पर भी बलात्संग किया जा सकता है, और क्या विवाह के झूठ वादे के आधार पर किए गए कार्य को हम बलात्संग की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्या बलात्संग के लिए जो दंड की व्यवस्था या उससे संबंधित विधियां हैं वो पर्याप्त हैं या अभी इसमें कुछ और संशोधन या सुधार की आवश्यकता है। तो इन विभिन्न बातों पे हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो सबसे पहले बात की जाए कि व्हाट इज़ रेप, बलात्संग क्या है। तो किसी महिला की सम्मति के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, इसी बात को हम लोग रेप के नाम से जानते हैं। अब यदि हम लॉ के अपनी भाषा में या सेक्शन 63 BNS के अनुसार बात करें तो रेप इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता BNS। और यहाँ पे जो बात की गई है कि इट इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ए वुमन विदाउट हर कंसेंट और विथ कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर सर्कमस्टांसेस दैट लीगली निगेट कंसेंट। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ देखने में तो लग रहा है कि कंसेंट ली गई है लेकिन वो मिसकंसेप्शन, कोअर्सन, फोर्स, फियर की वजह से ली गई है, तो उस कंसेंट को भी हम लोग कंसेंट नहीं मानते हैं लॉ में। अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो रेप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक्यूज्ड मस्ट बी मैन, यानी ये ऑफेंस अपने आप में एक ऐसा ऑफेंस है जहां एक्यूज्ड के जेंडर की बात की गई है कि वो पुरुष ही होना चाहिए, महिला के द्वारा ये कारित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, विक्टिम मस्ट बी ए वुमेन, यानी जो विक्टिम होगी वो महिला होगी, पुरुष के साथ पुरुष के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता, लॉ ये बात कह रहा। लेकिन अभी हम लोग नीचे आएंगे उसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स में तो ये बात कहीं ना कहीं गलत भी साबित होती हुई दिख रही होगी। सेक्सुअल इंटरकोर्स, अब ये जो कार्य है वो कैसे किया जाएगा, तो 4 तरीके से ये कार्य किया जा सकता है। उन 4 तरीकों की बात यहाँ पे की जा रही है। पेनेट्रेट्स हिज पेनिस, इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट्स, सी मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वुमन, अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजिना एटसेट्रा। अब इस लैंग्वेज को अगर हम लोग पढ़ें, इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट, या इसको पढ़ें अप्लाइज हिज माउथ, तो इसका मतलब अब यहाँ मैन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये ट्रांसजेंडर या फीमेल के द्वारा भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी लॉ ने ऐसा परमिट नहीं किया है, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे मैन और वुमेन की बात करेंगे। लेकिन इसका एक सेंस आएगा जब कॉमन इंटेंशन को क्रिएट करके किसी महिला द्वारा सहयोग किया जाता है इस कार्य में, तब उस महिला की लायबिलिटी क्या होगी। इस बात के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना होगा आगे चल के, जब ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ये महिला उत्तरदायी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उस बात को आपको यहाँ पे कनेक्ट करके देखना होगा। लैक ऑफ कंसेंट या फिर विसिएटेड कंसेंट हो, यानी उसकी इच्छा ना हो, उसने कंसेंट ना दी हो, या उसने ये मान करके कंसेंट दी हो कि अभियुक्त जो है उसका पति है, या वो नशे में होने के कारण या विकृचित होने के कारण कंसेंट देने में असमर्थ हो, या वो समझ नहीं पा रही हो कि उसके कार्य की प्रकृति क्या है या उसका परिणाम क्या है, या वो 18 वर्ष से कम आयु की महिला की कंसेंट ली गई हो, या वो कंसेंट देने में असमर्थ हो। तो ये जो नीचे 7 परिस्थितियाँ बताई गई हैं, इन किन्हीं 7 परिस्थितियों में से एक परिस्थिति हो और इसके बाद ये 4 में से कोई एक कार्य किया गया हो। तो ये 4 में से किया गया कोई एक कार्य और नीचे दी गई 6-7 परिस्थितियों में से कोई एक परिस्थिति हो, यानी कंसेंट का अभाव हो, सीधे तरीके से आप ये कह सकते हैं, तो इसी कार्य को हम रेप के नाम से जानते हैं। अब मेन श्रिया का जो पार्ट इसका ये है कि एक्यूज जो है ये जानता हो कि उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है और वो उसके साथ छल कपट धोखा के साथ ऐसा कार्य कर रहा है, तो वो लायबल हो जाता है रेप के लिए। इफ़ द विक्टिम इज़ गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जैसा कि हमने पहले ही बात की, तो उसकी जो कंसेंट भी होगी तो वो इमटेरियल होगी और वो रेप के लिए लायबल होगा। Thus, consent and its validity is the core element. If consent is absent or legally invalid, the act qualifies as rape. तब वो रेप के कैटेगरी में चला जाएगा और इसके बाद वो रेप के लिए लायबल हो जाएगा। अब आगे यानी सेक्शन 63 में रेप को डिफाइन किया गया है और इसके आगे की जो सेक्शंस हैं 64 से लेकर के 71 तक,
इन सभी सेक्शंस में पनिशमेंट की बात की गई है। बेसिकली आपको अलग अलग रूप में और अलग अलग तरीके से दंडित करने की बात की गई है। एज के ग्राउंड पे, यानी बिलो 12 ईयर, बिलो 16 ईयर, बिलो 18 ईयर, या फिर जनरल वुमेन के बारे में बात की गई है। गैंग रेप के लिए और पनिशमेंट बढ़ा दिया गया, रिपीटिशन के लिए फिर से और पनिशमेंट बढ़ा दिया गया। तो यही सारी बातें आपको 71 तक देखने को मिलेंगी। वो सेक्शंस केवल पनिशमेंट के रिगार्डिंग है। कंसेप्ट पूरा आपका सेक्शन 63 में ही बताया गया है, यानी 4 में से कोई एक कार्य और नीचे 7 में से कोई एक तरीके से कंसेंट का अभाव हो, और इसके बाद वो वुमेन और मैन वाला जो मैटर है यही फुलफिल हो जाएगा, तो ये अपने आप में रेप का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या फॉल्स प्रॉमिस करके, यानी मैरिज की, यानी विवाह की फॉल्स प्रॉमिस करके किसी महिला के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो क्या वो रेप की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोगों को उस प्रॉमिस को देखना पड़ेगा कि वो प्रॉमिस किन परिस्थितियों में की गई और किन वजहों से उस प्रॉमिस का ब्रीच हो गया, यानी वो वचन भंग हो गया। तो अब इसको कुछ केस लॉस के माध्यम से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये बात हम लोग को और आसानी से समझ आ जाएगी। कंसेंट obtained by a false promise to marry may be vitiated by misconception of fact, यानी तथ्यों के भ्रम में भी ऐसा हो सकता है और जानबूझ करके भी ऐसा हो सकता है। तो यदि तथ्यों के भ्रम में ऐसा होगा तो वो केस यहाँ पे यानी लैक ऑफ कंसेंट मान लिया जाएगा। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन सेक्शन 28 BNS, और BNS में क्या कहा जा रहा है सेक्शन 28 में कि कोई सम्मति नहीं है यदि वो सम्मति मिसकंसेप्शन से ली गई हो, भय या छल कपट से ली गई हो, 18 वर्ष से कम व्यक्ति की सम्मति हो, तब वो सम्मति नहीं होगी। यही बात ऊपर कही जा रही है। ये अपने आप में कोई सम्मति का मैटर है, और ये सम्मति जब प्रॉमिस की जाएगी, फॉल्स प्रॉमिस की जाएगी मैरिज के रिगार्डिंग, तो सेम यही बात वहाँ पे भी लागू हो जाएगी। इसी को हमें ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, अब केस लॉ के माध्यम से अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2019 का ये मामला है, और यहाँ क्या कहा गया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंसेंट गिवन बेस्ड ऑन ए फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी कैन बी कंसेंट विसिएटेड बाई मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट एंड कैन देयरफॉर अमाउंट टू रेप। यानी कि यदि उसी कंसेंट के ग्राउंड पे ही, उसी फॉल्स प्रॉमिस के बेस पे ही कंसेंट दी गई थी, तो ये कंसेंट सही कंसेंट नहीं होगी, और ये कंसेंट बिल्कुल प्रारंभ से ही झूठी थी। केवल छल कपट करने के लिए ऐसा किया गया था, इंटरकोर्स की कंसेंट लेने के लिए ऐसी प्रॉमिस की गई थी, तो ऐसी प्रॉमिस छल कपट के बराबर हो जाएगी और वो व्यक्ति रेप के लिए लायबल हो जाएगा। वाज द प्रॉमिस फॉल्स फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या, अब इसको चेक करने के लिए क्या ये मिसकंसेप्शन के इक्वल होगा या नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या जब प्रॉमिस की गई थी तभी से उसका इंटेंशन गलत था और वो प्रॉमिस को पूरा नहीं करना चाहता था, तब वो लायबल हो जाएगा रेप के लिए। अदरवाइज वाज द वुमेन डिसीजन टू हैव इंटरकोर्स डायरेक्टली इंड्यूस्ड बाई दैट फॉल्स प्रॉमिस, प्रारंभ से ही उस प्रॉमिस को पूरा करने का उसका आशय नहीं था, उद्देश्य नहीं था, और महिला ने उस प्रॉमिस को पा करके ही कंसेंट दी थी। अगर ये दोनों तत्व फुलफिल हो जाते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होंगे, तब वो व्यक्ति रेप के लिए लायबल होगा, अदरवाइज वो रेप के लिए लायबल नहीं होगा। अब दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब वही बात ऊपर की बातों को यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है कि इफ़ एस देन द ऑफेंस इज रेप इज मेड आउट। अगर वो दोनों बातें यहाँ पे जो की जा रही हैं फुलफिल हो जाएंगी, तब वो केस रेप का केस हो जाएगा। प्रमोद सुरभान पवार वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का ये भी केस है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट नॉट वेरी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस एवरी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी इज रेप, यानी सभी वचन का भंग हो जाना अपने आप में ही रेप के लिए वो लायबल नहीं ठहराएगा, बल्कि क्या होना चाहिए, ऊपर वाली जो बातें हम लोगों ने की वही बातें पूरी होंगी तब। ए मेयर फेल्योर टू फुलफिल ए प्रॉमिस मेड इन गुड फेथ इवन इफ लेटर अनफुलफिल्ड डज नॉट विसिएट कंसेंट अंडर सेक्शन 63 BNS, यानी अगर सद्भावपूर्वक सही तरीके से वचन दिया गया था लेकिन बाद की किन्हीं परिस्थितियों से वो प्रॉमिस पूरी नहीं हो पाई, तो वो केस रेप के केस में फॉल नहीं करेगा। जसपाल सिंह कोहराल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली 2025 का ये रिसेंट केस है। इन रिसेंट डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट डिफरेंस बिटवीन फॉल्स प्रॉमिस, यानी कि फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतर करने की कोशिश की। क्या क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, फॉल्स प्रॉमिस को क्या कहा, वेयर देयर वाज नेवर एन इंटेंशन टू मैरी, यानी बिल्कुल जहाँ कहीं दूर तक विवाह करने का उसका आशय ही नहीं था,
तो उसे हम फॉल्स प्रॉमिस कहेंगे। और केवल वचन का भंग हो जाना या प्रॉमिस का ब्रीच हो जाना कब कहेंगे? वेयर सर्कमस्टांसेस चेंज लिजिटिमेटली, यानी कि परिस्थितियां बदल गई, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया, तो ये इसको केवल हम ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कहेंगे। द कोर्ट स्टेटेड दैट क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी यूज टू सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम फेल्ड रिलेशनशिप अनलेस देयर इज क्लियर एविडेंस ऑफ डिसीटफुल इंटेंट फ्रॉम द आउटसेट, यानी कि केवल उनके संबंध का भंग हो जाना, संबंध का टूट जाना ही अपने आप में रेप के लिए लायबल नहीं ठहराएगा, जब तक कि प्रारंभ से ही उसका छल कपटपूर्ण आशय न रहा हो। यानी केवल प्रॉमिस का भंग होना अपने आप में रेप के लिए लायबल नहीं ठहराएगा, जब तक कि वो फॉल्स ना हो और बिल्कुल प्रारंभ से ही फॉल्स ना हो और डिसीटफुल ना हो। रिसेंट केस इलस्ट्रेशंस: इलाहाबाद हाई कोर्ट मैरिड मैन प्रॉमिस as deceit. The High Court held that a married man's promise to marry another woman was prima facie deceitful, यानी कि जिस व्यक्ति का पहले से ही विवाह हो चुका है और वो विवाह करने का वचन दे रहा हो, तो इसका मतलब उसका आशय प्रारंभ से ही ऐसा करने का नहीं था और वो लायबल हो जाएगा रेप के लिए। अब इसी में एक दूसरा केस है। एक महिला आती है कोर्ट के सामने और वो ये कह रही है कि मैं प्रॉमिस की गई थी मैरिज के लिए और मैरिज नहीं की गई, इसलिए ये व्यक्ति रेप के लिए लायबल है। तो उस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि विवाहित महिला ने विवाह के प्रॉमिस के आधार पे यदि सम्मति दी तो किस आधार पे दी, क्योंकि वो पहले से ही विवाहित है और उसके विवाह होने का कोई औचित्य ही नहीं उत्पन्न होता, इसलिए वो महिला ने सम्मति जो दी थी वो सब कुछ जानते हुए सोच समझ के उसने सम्मति दी थी। विवाह के वचन के आधार पर उसने सम्मति नहीं दी थी, इसलिए वो व्यक्ति रेप के लिए लायबल नहीं होगा। तो दोनों केसेस आपको देखना पड़ेगा। महिला विवाहित है और वो कह रही है कि विवाह के वचन के आधार पर उसने सम्मति दी, तो इसका मतलब वो महिला फ्रॉड है। और वो पुरुष अगर विवाहित है और विवाह का वचन दे रहा है तो इसका मतलब वो पुरुष या जो मेल है वो फ्रॉड है कर रहा है और वो रेप के लिए लायबल हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में रेज किया था उसे देखते हैं, और दूसरा थोड़ा सा ये इलस्ट्रेशंस की अगर हम लोग बात करें। ए प्रोमिसेस टू मैरी बी नोइंग फुली वेल ही नेवर इंटेंड्स टू मैरी हर एंड बी कंसेंट्स टू सेक्सुअल इंटरकोर्स सोलेली ड्यू टू द प्रॉमिस, यानी केवल प्रॉमिस के आधार पर महिला कंसेंट देती है और पुरुष प्रारंभ से ही वो समझ रहा है इस बात को कि वो कंसेंट उसका पालन करने का आशय नहीं है। हियर द कंसेंट इज इंड्यूस्ड बाय फॉल्स प्रॉमिस एंड ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट अमाउंट टू रेप, ये रेप हो जाएगा। और दूसरे इलस्ट्रेशन में सी जेन्युइनली इंटेंट टू मैरी डी दे हैव इंटरकोर्स बट लेटर सीज फैमिली स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स एंड द मैरिज डज नॉट हैपन, यानी जाति की समस्या आ गई, धर्म की समस्या आ गई, कोई दूसरे और इशूज इन्वॉल्व हो गए और विवाह नहीं हो पाया। तो इन दिस केस द फेल्योर टू मैरी डज नॉट इनवैलिडेट कंसेंट एंड दस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप, यानी दूसरे वाले इलस्ट्रेशन में रेप नहीं होगा और पहले वाले इलस्ट्रेशन में रेप का ऑफेंस बन जाएगा। अब एक जो क्वेश्चन हम लोगों ने रेज किया था स्टार्टिंग में कि क्या हमारे जो लॉज हैं वो सफिशिएंट हैं आज की डेट में या वो सफिशिएंट नहीं हैं। तो यदि हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड को देखें तो वेदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेप अंडर बीएनएस इज सफिशिएंट, तो आज की डेट में जितने भी लॉ हैं रेप से रिलेटेड वो सभी सफिशिएंट हैं या नहीं हैं। पहले तो हम अगर बैकग्राउंड से स्टार्टिंग से चलें तो मूल अगर हम ओरिजिनल आईपीसी की बात करें तो वहाँ पे जो प्रोविजंस थे वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा लैग था, यानी विक्टिम के लिए सपोर्ट नहीं था। तो मथुरा रेप केस होता है, एक थाने में रेप की घटना होती है और वहाँ पे महिला की सम्मति मान करके अभियुक्तों को छोड़ दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो उसी केस के बाद 1983 में एक अमेंडमेंट लाया जाता है एविडेंस एक्ट में, और यहाँ पे ये प्रिजम्पशन डाल दी जाती है कि यदि महिला के साथ रेप हुआ है और वो न्यायालय में साक्ष्य देती है और न्यायालय में आकर के अपना बयान देती है कि उसने कंसेंट नहीं दी थी, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि उसकी कंसेंट नहीं है और फिर अभियुक्त को ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी कंसेंट थी, और अगर वो ऐसा साबित नहीं कर पाता है तो उसे रेप के लिए लायबल ठहराया जाएगा। फिर इसके बाद जब 2012 दिसंबर में निर्भया रेप केस होता है तो इसके बाद जेएस वर्मा कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बहुत सारे और अमेंडमेंट किए जाते हैं। रेप की डिफिनेशन में भी अमेंडमेंट किया गया और पनिशमेंट में भी अमेंडमेंट किया गया, और इस धारा 114 को भी और स्ट्रॉन्ग बनाया गया, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपराध के लिए दंड बढ़ाया गया, उसकी प्रकृति बढ़ाई गई और कॉन्स्टिट्यूट करने के जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी संशोधन किया गया। 2018 में पुनः संशोधन करके इसको और कठोर बनाया गया, यानी 12 वर्ष से कम
16 वर्ष से कम आदि इस एज के आधार पे भी कठिन दंड देने की बात की गई और भी तमाम तरह से इसको कठोर बनाया गया। फिर इसके बाद अगर हम 2023 के बीएनएस की बात करें तो ये प्रोविज़न तो एज इट इज़ डाले ही गए बीएनएस में, और इसके बाद एक धारा 69 डाल दी गई 69, और यहाँ पे फॉल्स मैरिज के प्रॉमिस वाले प्रोविजंस को भी डाल दिया गया कि अगर कोई मामला रेप की कैटेगरी में नहीं भी आता है तो उसे पनिश किया जा सके। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इन प्रोविजंस के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पे, तो लॉ अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्हें सही तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना पड़ेगा। एक्यूज्ड को पनिश कराने की कोशिश करनी पड़ेगी, कोई पार्शियलिटी ना हो, किसी को छूट ना दी जाए, कोई एक्सक्यूज़ ना दिया जाए। तो लॉ अपने आप में सफिशिएंट है, ये कहा जा सकता है। सही मन से, सही विल के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अब एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने रेज़ किया था कि क्या कोई महिला रेप के ऑफेंस के लिए कॉमन इंटेंशन के रूप में उसकी लाइबिलिटी बन सकती है या अबेटमेंट के रूप में लाइबिलिटी बन सकती है। तो इन क्वेश्चंस के लिए 2 केस हम लोग देखेंगे। एक प्रिया पटेल का केस है, और प्रिया पटेल के केस में महिला को कॉमन इंटेंशन के लिए लायबल नहीं ठहराया गया। ये कहा गया उस डिफिनीसन को, उस समय की डिफिनीसन को, क्योंकि उस समय की डिफिनीसन में ये जो 4 एलिमेंट्स की हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी, इस तरह से 4 एलिमेंट नहीं थे। सिंपल एक बात कही गई थी कि मेल के द्वारा फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो रेप होगा। तो उस सेंस में प्रिया पटेल में कॉमन इंटेंशन के लिए महिला को दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन 2015 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला को अबेटमेंट, और किस तरह का अबेटमेंट, सहयोग द्वारा, सहायता द्वारा, एड, अबेटमेंट बाय एडिंग, तो सहयोग द्वारा अबेटमेंट के लिए लायबल ठहराया जा सकता है और वो उत्तरदायी होगी अपराध में सहयोग पहुंचाने के लिए। और आज की डेट में अगर आज की डिफिनीसन को हम पढ़ें, यानी कि केवल और केवल कोई ऑब्जेक्ट इंटर कर देना भी अपने आप में रेप है, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो महिला को पूरी तरह से हम गैंग रेप के लिए लायबल ठहरा सकते हैं, क्योंकि गैंग रेप की जो डिफिनीसन है वहाँ भी स्पष्ट रूप से एक या अधिक व्यक्तियों का समूह गठित करके वर्ड यूज़ किया गया है, न कि कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन और करके है या सामान्य आशय, तो इस रूप में सबकी जिम्मेदारी हो सकती है। इवन ट्रांसजेंडर को भी लायबल ठहराया जा सकता है इस डिफिनीसन के अनुसार। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स के अनुसार प्रिया पटेल वाला केस मैंने आपको बताया, एमपी वाला केस मैंने बताया कि अब अबेटमेंट के लिए वो महिला लायबल हो सकती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और आपके कोई सुझाव हो तो उसे भी दें, और आगे आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं ये भी आप बता करके उस तरह की वीडियो को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।